हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कन्फेशंस अंडर बीएसए। तो कन्फेशन की डेफिनेशन जो है वो बेयर एक्ट में तो दी नहीं है। बेयर एक्ट में वो सेक्शन 22 से चालू होता है, 21 पे एडमिशंस एंड 22 से ही डायरेक्ट कन्फेशन चालू हो जाता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कन्फेशन की, जो कि मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है। क्या है यहाँ पे लिखा है, देखो, कन्फेशंस। स्टीफन, यहाँ पे कन्फेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे लिखता है स्टीफन इज़ अ वेल नोन पर्सन जिसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। क्योंकि हमारे पास बेयर एक्ट की डेफिनेशन नहीं है, तो आप अगर डेफिनेशन लिख भी रहे हो कभी एग्जाम में, तो किसी वेल नोन पर्सन की या किसी वेल नोन ऑथर की या उसकी किसी बुक की लिखो, ताकि ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस ऑफ डेफिनेशन कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ठीक है, तो स्टीफन ने अपने डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में डिफाइन किया था कन्फेशन को एज एन एडमिशन। एक एडमिशन मतलब एडमिट करना, ना कि वो लॉ वाला एडमिशन जो अभी हमने पढ़ा। वो भी एक तरीके का वैसे कन्फेशन होता है एक तरीके का एडमिशन, क्योंकि उसमें जो पर्सन है वो एक स्टेटमेंट देता है एडमिटिंग समथिंग, ओके, एक्सेप्टिंग समथिंग। तो कन्फेशन एक तरीके का एडमिशन होता है, बट लिटरल सेंस में एडमिशन बोल रहे हैं यहाँ पे। सो कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। मतलब कि एक तरीके की एक्सेप्टेंस, एक तरीके की एडमिशन की कौन कर रहा है ये कन्फेशन? वो अक्यूज्ड जिसके ऊपर किसी क्राइम को करने के चार्जेस लगे हैं, वो पर्सन हु इज़ चार्ज्ड विद अ क्राइम। तो वो पर्सन जब एडमिट करता है ये कि मैंने ये क्राइम किया है, दैट आई हैव डन दैट क्राइम, उसको बोलते हैं कन्फेशन। ओके, वो कभी भी कर सकता है, और उसकी स्टेटमेंट या तो डायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली स्टेट करता है कि आई हैव कमिटेड द क्राइम, या वो ऐसा कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहा है। इन्फ्रेंस मतलब एक ऐसी रेफरेंस दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है, एक हिंट दे रहा है कोर्ट को कि मैंने ये क्राइम किया है। तो दोनों तरीके से कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विद क्राइम स्टेटिंग, या तो वो डायरेक्टली स्टेट कर रहा है या तो वो इन्फर कर रहा है दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। दैट इज़ आर कन्फेशन की डेफिनेशन। उसके बाद आता है हमारा एक केस लॉ भी देख लो जिसमें कन्फेशन को डिफाइन किया गया है। केस लॉ का नाम है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966। इसके केस लॉ में बहुत ईजी डेफिनेशन दी है कन्फेशन की। एन एडमिशन by the accused in a criminal case admitting his guilt is known as confession। और easy definition है, admission by accused in a criminal case admitting his guilt is confession। what is confession? admission by accused in a criminal case admitting his guilt। okay, अब हो गई हमारी डेफिनेशन डन। आई होप यू आर क्लियर व्हाट आर कन्फेशन। सिंपल, अगर कन्फेशन का वर्ड से भी समझ लो तो कन्फेस करना मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना। और लॉ में कन्फेशन क्या होता है? जब अक्यूज्ड एडमिट करता है, उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उसको स्टेट करता है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है और ये चार्जेस सही लगे हैं, आई हैव कमिटेड द क्राइम। सिंपल, दैट इज़ कन्फेशन। अब बेयर एक्ट में आ जाते हैं, जो कि बेयर एक्ट में हमारा मैंने बताया था सेक्शन 22 से जो है कन्फेशन कवर्ड है। सेक्शन 22 फर्स्ट सेक्शन है कन्फेशन का। इसका टाइटल है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मैं नोट्स में भी निकाल लेती हूँ ये वाला जो है सेक्शन 22। ओके, दिस इज आवर सेक्शन 22, नोट्स में दिया हुआ है। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ऐसा कोई भी कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रॉमिस के अंडर किया गया हो व्हेन इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्फेशंस होते हैं ना, ये जो कन्फेशंस अक्यूज्ड करते हैं, ये कन्फेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है कि ये जो कन्फेशंस हैं ये फ्री हो, फ्रीली किए गए हों, वॉलंटरली किए गए हों एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स किए गए हों। अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमको और पता चलेगा कि कन्फेशन का ना वॉलंटरी होना और टेंटेड ना होना विद फ्रॉड और एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो कन्फेशन तभी एडमिट किया जाएगा बाय द कोर्ट, या तभी एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द कोर्ट, वरना कोर्ट ऐसे कोई भी कन्फेशन जो कि उसको लगता है कि दबाव में आके या किसी दूसरे के बोलने से या किसी भी दूसरे के
आपके एक तरीके से कंट्रोल में आपने वो कन्फेशन किया है अक्यूज ने। अगर कोर्ट को लगता है ये चीज़, तो कोर्ट उस कन्फेशन को डिसरिगार्ड कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, उस कन्फेशन को एडमिट नहीं करेगा और इस पर कन्विक्शन नहीं ग्रांट करेगा टू दी अक्यूज्ड। तो कन्फेशन का फ्रीली और वॉलेंटरली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो यही हमारा जो है सेक्शन 22 प्रोटेक्ट करता है कि जो कन्फेशन हो वो किसी भी इंड्यूसमेंट मतलब कि किसी भी ऐसे फैक्टर से इंड्यूस्ड ना हो। ओके, इट इज शुड नॉट बी इंड्यूस्ड, थ्रेट, स्कैरी या फियर की वजह से, स्केयर्ड या फियर की वजह से ना हो, कोवर्जन दबाव में, किसी भी दबाव में ना आके किया गया हो, या प्रॉमिस, किसी भी प्रॉमिस में के अंडर आके ना किया गया हो। क्या? कन्फेशन शॉल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज 4 फैक्टर्स। ये फैक्टर्स याद रखना, ITCP। ओके, अब इनका शॉर्ट फॉर्म बना लो, ITCP। इनमें नहीं होना चाहिए कभी भी कन्फेशन, इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए कन्फेशन, वॉलेंटरी होना चाहिए, विलफुली होना चाहिए। जब भी कोई कन्फेशन इन फैक्टर्स की वजह से हुआ होता है तो उस कन्फेशन को हम लोग इररेलेवेंट कंसिडर करते हैं इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 22 ऑफ BSA। चलो अब इसके अंदर का कंटेंट पढ़ते हैं, क्या बोलता है सेक्शन 22। अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion और प्रॉमिस proceeding from a person in authority and is sufficient in the opinion of the court to give accused person grounds that would gain him any advantage or avoid any evil of temporal nature in the proceedings against him। अब इतना सारा इंग्लिश जो है लिखा हुआ है, क्या बोलता है वो? सिंपल है कि कोई भी कन्फेशन जो कि किसी अक्यूज ने किया है वो इररेलेवेंट होगा कोर्ट के लिए, या कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगा इन दैट केस। अगर वो कन्फेशन, अगर कोर्ट को लगता है कि वो कन्फेशन जो है वो किसी भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion या प्रॉमिस की वजह से कॉज हुआ है, या प्रॉमिस, इन चारों फैक्टर से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। क्या? अपना कन्फेशन इन चारों फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है अगर कोर्ट को लगता है। दूसरा, प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है। इसका मतलब है प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो कन्फेशन है, जो ये कन्फेशन अक्यूज्ड कर रहा है, ये अगर इन 4 फैक्टर्स के अंदर आ रहा है और ये जो हमारे फैक्टर्स हैं दैट इज़ प्रोसीडिंग और दैट फैक्टर्स इज़ कमिंग, इट्स बीन कॉज्ड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी सुपीरियर, कोई भी डोमिनेटिंग पर्सन जो कि अक्यूज्ड से सुपीरियर पोजीशन में हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो। पर्सन इन अथॉरिटी क्या होता है अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, दबाव, कोercion या प्रॉमिस जो ये कर रहा है, ये कोई आउटर पर्सन नहीं कर रहा है, बट ही इज़ अ पर्सन हु इज़ इन अथॉरिटी में है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अक्यूज्ड की पोजीशन से वो थोड़ा ऊपर जो है लाई करता है, ही इज़ अ बिट सुपीरियर टू द अक्यूज्ड। ठीक है। दूसरा, इज सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट। वो कोर्ट के ओपिनियन में, कोर्ट के कंसिडरेशन में वो फैक्टर्स, वो कन्फेशन जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो सफिशिएंट है अक्यूज्ड को एडवांटेज देने में किसी भी तरीके का, या फिर उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस या पनिशमेंट अवॉइड करने में। ओके, अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी, A is accused of murdering B। तो एक C is a person जिसको थ्रेट किया गया और उसको फोर्स किया गया, कोercion मतलब कि फोर्स किया गया उसको ये कन्फेस करने के लिए कि इसने B का मर्डर किया है। ठीक है, तो C जाके बोलता है कि आई हैव कमिटेड B's डेथ और आई हैव कॉज्ड B's डेथ, आई हैव कमिटेड B's मर्डर एंड आई हैव कॉज्ड B's डेथ। ये जाके C बोलता है कोर्ट में। अब जो A को पनिशमेंट मिलने वाली थी वो उसको सक्सेसफुली अवॉइड कर चुका है। वाई? बिकॉज ऑफ अ कन्फेशन मेड बाय C अंडर थ्रेट और कोercion। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि दैट कन्फेशन हेल्प्स और गिव हिम एन एडवांटेज। द अक्यूज्ड पर्सन को एडवांटेज मिला, A को एक एडवांटेज मिला कि अब उसको जो है उसका केस जो है वो ईजिली सलट जाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको एक एडवांटेज मिला। दूसरा, उसने सक्सेसफुली जो पनिशमेंट होने वाली थी
मर्डरिंग बी वो सक्सेसफुली अवॉइड कर ली। तो कोई ऐसा कन्फेशन जो कि अक्यूज्ड को एक तरीके से एडवांटेज दे या उसको कोई भी जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस है उससे एक तरीके से एस्केप दिलवाए, वो कन्फेशन अगर किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन या प्रॉमिस के अंडर किया जाए तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट है कोई भी क्रिमिनल केस में और उसको कोर्ट कभी भी कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, दैट वाज सेक्शन 22 स्टेट्स। अब सेक्शन 22 में हमारे प्रोविज़न है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वी हैव अ प्रोविज़न इन सेक्शन 22, बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो, दो प्रोविजंस एक्चुअली, प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड दैट। तो पहला प्रोविजन क्या बोल रहा है देखते हैं। Provided that if the confession is made when such threat, inducement, coercion or promise has in the opinion of the court been fully removed, it's relevant। अब पहला प्रोविजन ये बोलता है कि जब कोई कन्फेशन तब किया जाए, ठीक है, व्हेन अ कन्फेशन इज़ मेड एट अ टाइम जब ये 4 फैक्टर्स जो उस कन्फेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे ये रिमूव हैं, सक्सेसफुली रिमूव हो चुके हैं और कोर्ट को लगता है कि ये सक्सेसफुली रिमूव हो चुके हैं फ्रॉम दैट अक्यूज्ड के ऊपर से ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स, थ्रेट मतलब उसको अब थ्रेट्स नहीं मिल रहा है, किसी ने उसको इंड्यूस नहीं किया है, किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला और जो उसका प्रॉमिस था किसी ने उसको प्रॉमिस भी नहीं किया और वो फैक्टर्स रिमूव हो चुके हैं। तब अगर अक्यूज्ड कोई कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन को हम रेलेवेंट मानेंगे एंड दैट कन्फेशन विड बी अ वैलिड कन्फेशन। ओके, रेलेवेंसी, वैलिडिटी उस कन्फेशन की जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, ये हमारा पहला प्रोविज़न बोलता है। सेकेंड प्रोविज़न, अब हमारा सेकंड प्रोविज़न क्या बोलता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ सच कन्फेशन इज़ रेलिवेंट अदरवाइज देन इट डज़ नॉट बिकम इररेलेवेंट। मतलब कि ऐसा कोई भी कन्फेशन अदरवाइज़ किसी और तरीके से अगर रेलेवेंट है, किसी और तरीके से मतलब कि बाकी जितने भी एसेंशियल्स हैं कन्फेशन करने के वो हैं, वो वैलिडिटी है उस कन्फेशन के एसेंशियल्स की। जैसे कि कन्फेशन के बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं कि ना आप कन्फेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट को दे सकते हो, आप किसी और को नहीं दे सकते। बाहर वाले बंदे को अगर आपने कोई कन्फेशन दिया तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, उसको वीक माना जाता है, बहुत ज़्यादा उसको वीक एविडेंस माना जाता है। तो अगर आपका कन्फेशन का एक एसेंशियल है कि आपको मैजिस्ट्रेट या किसी नोन पर्सन या जज को ही आप कन्फेशन जो है कोर्ट के अंदर दे सकते हो, तो उस कन्फेशन को वैलिड कन्फेशन मानेंगे। तो ये यही बोल रहा है कि इफ़ अ कन्फेशन इज़ रेलिवेंट अदरवाइज मतलब बाकी एसेंशियल्स जो हैं वो हमारे हैं कन्फेशन के लिए, मतलब कि कन्फेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट को ही दिया गया है और कोर्ट के विदिन ही दिया गया है। तो अगर वो एसेंशियल्स हैं तब हम देन इट डज़ नॉट, तब हम उस कन्फेशन को इररेलेवेंट नहीं मानेंगे जस्ट बिकॉज ये हमारे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जस्ट बिकॉज ये केसेस हैं। ओके, पहला केस क्या है कि अगर कन्फेशन इज़ वैलिड बट इट वाज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, कन्फेशन रेलेवेंट है, वैलिड है अदरवाइज, पर अगर वो किसी भी प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी मतलब कि उस कन्फेशन को सीक्रेट रखने के लिए जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि आई विल कीप इट सीक्रेट एंड दैट पर्सन डज नॉट कीप इट सीक्रेट और वो जाके कन्फेस कर लेता है, ठीक है, कन्फेस कर देता है, अक्यूज्ड कन्फेस कर देता है, तो वो कन्फेशन को हम वैलिड मानेंगे इवन इफ़ इट इज़ मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, जस्ट बिकॉज अगर हम उसको प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के अंदर बनाए हैं एंड दैट कन्फेशन इज़ अ वैलिड कन्फेशन, तो वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा क्योंकि वो एक सीक्रेसी के प्रॉमिस के अंडर बताया गया था। दूसरा कि अंडर अ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन अक्यूज फॉर ऑब्टेनिंग इट, जब कोई भी कन्फेशन वैलिड है बट वो छल कपट से, डिसेप्शन मतलब छल से अक्यूज से लिया गया वैसा कन्फेशन, ठीक है, अक्यूज को देना नहीं था बट अंडर अ डिसेप्शन वो कन्फेशन जो है वो अक्यूज से लिया गया, तब वो कन्फेशन जो है वो वैलिड होगा, रेलेवेंट होगा। तीसरा हमारा पॉइंट है कि व्हेन ही वाज ड्रंक, जब कोई अक्यूज्ड ड्रंक है और उसने अपना कन्फेशन दिया है तो उसको भी हम रेलेवेंट मानेंगे। फिर उसके बाद और बिकॉज इट वाज मेड एन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नॉट हैव आंसर्ड विद वट एवर मे बी हैव बिन द फॉर्म। तो वो जो कन्फेशन है वो एक ऐसे क्वेश्चन के आंसर के रूप में था जो कि अक्यूज्ड कभी आंसर नहीं करता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए। ओके, वैसे क्वेश्चन के आंसर में था तो भी हम उसको रेलेवेंट मानेंगे। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन अक्यूज से पूछता है कि वेदर यू हैव कमिटेड द क्राइम, वेदर यू हैव मर्डर्ड सी, अगर कोई अक्यूज्ड ए को जाके पूछता है कि वेदर यू हैव मर्डर्ड बी, तो ए अगर अक्यूज्ड है तो वो अपने फ़ायदे के लिए तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ मैंने मर्डर किया है बी का। तो देयरफॉर ये वाली कंडीशन है कि
just because a confession is asked in a way, in a question, form of a question, जो कि अक्यूज्ड कभी आंसर नहीं करता बट उसने आंसर कर दिया है, उस वजह से कोई भी कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं बन जाता. लास्ट है बिकॉज ही वॉजेंट वार्न्ड दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट इट. लास्ट है कि कन्फेशन विल बी वैलिड इवन इफ़ उसको, उस पर्सन को, अक्यूज्ड को किसी ने वार्न नहीं किया कि अगर तू इस चीज़ को कन्फेस करता है तो इसका एविडेंस हम तेरे अगेंस्ट कोर्ट में देंगे. जनरली जो एडवोकेट्स होते हैं अक्यूज्ड के, वो उनको प्रॉपरली समझाते हैं, बैठ के समझाते हैं कि आपको ये बातें कोर्ट में बोलनी है, ये बातें कभी नहीं बोलनी है, बिकॉज़ ये बातें आपके अगेंस्ट एविडेंस की तरह यूज़ हो सकती हैं. पर अगर उसने ऐसी कोई चीज़ बोल दी है जिसके बारे में उसको नहीं पता था कि वो उसके अगेंस्ट एविडेंस की तरह यूज़ हो सकती है अंडर दिस पॉइंट, तो दैट स्टेटमेंट जो उसने बोली, जो उसको नहीं पता था, जिसके बारे में उसको नहीं पता था, दैट स्टेटमेंट विल ऑल्सो बिकम अ रेलिवेंट कन्फेशन इस पॉइंट के अंडर, इस प्रोविजन के अंडर. ओके, उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम और डिस्कस करेंगे पर्सन इन अथॉरिटी को. सो अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि हु इज़ अ पर्सन इन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 22. So the inducement threat promise should proceed from a person in authority, that is one who is engaged in the apprehension, detention or prosecution of the accused, or one who is empowered to examine him. मैंने बताया था person in authority is not a normal person, he is not an outsider. ठीक है, पर्सन इन अथॉरिटी मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है, बट पर्सन इन अथॉरिटी ऐसा पर्सन होता है जो कि उसके एप्रीहेंशन मतलब उसको पकड़ के लाने के, अक्यूज को पकड़ के लाने में, उसके डिटेंशन और उसके प्रोसिक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उस पर्सन को पर्सन इन अथॉरिटी होते हैं. एप्रीहेंशन समझ लो, देखो ये पर्सन इन अथॉरिटी, पुलिस पकड़ के लाती है अक्यूज को, डिटेंशन कौन देता है अक्यूज को, पुलिस देती है. तो और प्रोसिक्यूशन हमारा एडवोकेट्स करते हैं, राइट. एंड देयर आर पीपल लाइक मैजिस्ट्रेट्स, तो दे आर ऑल्सो पर्सन इन अथॉरिटी. तो कोई भी पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है एप्रीहेंशन, डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन के, अक्यूज्ड के, तो उसको हम बोलते हैं पर्सन इन अथॉरिटी. और दूसरा हु इज़ एम्पावर्ड टू एग्जामिन है. अब अक्यूज्ड को कौन एग्जामिन करता है? BNS के अकॉर्डिंग a medical practitioner, a registered medical practitioner examine the accused. Does it refers to, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देंगे कि कौन कौन पर्सन को हम पर्सनल अथॉरिटी बोल सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैजिस्ट्रेट्स, their clerks, police constables, wardens and prosecutors. So these are the persons in authority, and we are not talking about a third person, we're talking about the person who are involved in the case. And at last we have यहाँ पे case law है, and it's very important because it clarifies the whole phrase that means person in authority. Case law का नाम है R versus Wilson 1967. A purely private person cannot be regarded as a person in authority even he is able to exert some influence upon the accused. मैंने पहले भी बताया था कोई भी थर्ड पर्सन को भी, प्राइवेट पर्सन को हम पर्सन इन अथॉरिटी जो है वो रिगार्ड नहीं कर सकते, इवन व्हेन दैट पर्सन ऐसी पोजीशन में है जिसकी वजह से वो अक्यूज्ड पे कोई भी इन्फ्लुएंस जो है वो डाल सके. That person will not be considered as a private person. R versus Wilson 1967 केस. और जो हमने प्रोविज़न में पढ़ा था कि जब कन्फेशन रिमूव हो जाए सक्सेसफुली, तब हम उस कन्फेशन को, जब हमारा थ्रेट, कोर्जन, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट रिमूव हो जाए, तब हम उस कन्फेशन को जो है रिमूवल के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं. दैट कन्फेशन वुड बी अ वैलिड कन्फेशन. ये फर्स्ट प्रोविजन में हमने पढ़ा है. तो इसका भी एक केस लॉ जिसका नाम है भागीरथी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1959. इस केस में क्या बोला था कि द इम्प्रेशन क्रिएटेड बाय द थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट कैन बी रिमूव्ड. TPI मीन्स थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट रिमूव किया जा सकता है बाय लैप्स ऑफ टाइम, जब कुछ टाइम हो चुका हो. Second, by warning given by some person superior in authority to the person inducing the confession. मतलब कि जो person उस confession को influence कर रहा है by threat, by coercion, by force, उस person को warning देने से by somebody who is उस person के भी superior. मतलब कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है who is in the rank of
कॉन्स्टेबल, हु इज़ अ कॉन्स्टेबल, राइट, वो उसको जो है कन्फेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उस पर दबाव डाल रहा है अक्यूज्ड पे. तो अ पर्सन हु इज़ इन सुपीरियर इन रैंक टू दैट पर्सन, तो अगर कॉन्स्टेबल के सुपीरियर होता है हमारा TI, राइट, थाना इंचार्ज, तो अगर आप उसको जो है बोलो कि तू कांस्टेबल को वार्निंग दे दे टू रिमूव दैट कन्फेशन, सॉरी टू रिमूव दैट इन्फ्लुएंस, तब वो उस वार्निंग देने से हम उस कन्फेशन को जो है वैलिड मानेंगे, बिकॉज वी विल कंसिडर कि जो उसका थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट है वो अब सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है. और तीसरा है बाय कंडक्ट ऑफ पर्सन मेकिंग थ्रेट ऑफ प्रॉमिस. कंडक्ट ऑफ पर्सन मतलब कि जो भी थ्रेट ऑफ प्रॉमिस जो है वो कॉज कर रहा है, उसके कंडक्ट के थ्रू हम मान सकते हैं कि नाउ दैट थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम दैट कन्फेशन. ये हमारा केस लॉ बोलता है, ये हमारे बेयर एक्ट में नहीं दिया है. ओके, दिस इज़ अ केस लॉ जिसका नाम है भागीरथी विद स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो ये केस लॉ के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि अब कन्फेशन जो है दैट्स इट्स फ्री फ्रॉम थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट. नाउ दिस इज़ आवर section 22. We just did section 22.